एक कमेंट आया है रूप सिंह जी का कि अच्छा किडनैपिंग केस में बेल कैसे मिलता है। पर्टिकुलर किडनैपिंग केस में इन्होंने पूछा है। तो देखिए किडनैपिंग केस में बेल का सिस्टम ये है कि जैसे पुलिस ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद पुलिस उसको पेश कर देती है कोर्ट के समक्ष। अब जैसे ही अगर मान लो पुलिस ने पीसी मांगी हो, पुलिस कस्टडी मांगी हो, और पुलिस कस्टडी कोर्ट नहीं देता तो कोर्ट बेल एप्लीकेशन ले लेता है और उस पर वकील आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं या फिर कोर्ट ऑर्डर कर देते हैं कि चलो ये मुचल के पेश कर दो। तो ऐसा ही सिस्टम है। अगर बेल एप्लीकेशन ले ली तो कोर्ट क्या कर सकता है, या तो बेल ग्रांट कर देगा, ये खारिज कर देगा। खारिज हो गई तो हायर कोर्ट में चले जाओगे, वहाँ से खारिज हो गई तो उसके हाई कोर्ट में चले जाओगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आपके अधिकार बने रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दिलीप सिंह जी पवार का एक कमेंट है कि सर ऐसा मैटर बताओ जिसमें आरोपी एंड सहयोगी बाहर आ गए हो, 6 मंथ हो गए हैं, पुलिस चालान पेश नहीं किया किया गया है, तो उसमें क्या होगा। इसमें ये कहा गया है कि आरोपी और सहयोगी तो बाहर आ गए हों, मतलब कोई एफआईआर दर्ज हुई, दर्ज होने के बाद में पुलिस ने अरेस्ट किए, अरेस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई और पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद में उसमें सहयोगी जो थे और आरोपी था वो क्या हो गया, बेल पे बाहर आ गया। अब कोई और बच गया होगा, उनके संबंध में ये जानना चाह रहे होंगे दिलीप जी। तो दिलीप जी मैं आपको ये बता दूं कि उनकी भी बेल एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है या उनको बेल पे नहीं छोड़ा गया है। तो ऐसी दशा में 6 महीने तक चालान पेश नहीं हुआ है तो आप दोबारा से बेल एप्लीकेशन लगा दें, क्योंकि आपका सीआरपीसी का एक सेक्शन है 167, उसके तहत जमानत प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है अगर 6 महीने तक चालान पेश नहीं हुआ है। तो बिल्कुल आपको ये राइट मिल चुका है। और रही बात अगर आप कंप्लेनेंट हैं, परिवादी हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ये जमानत पे बाहर है तो आपको इतनी कोई जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए कि चालान पेश इनके खिलाफ कराना है। और फिर भी कराना है तो आप संबंधित अधिकारी जो जो भी आईओ जांच कर रहा है उसके सीनियर जो अधिकारी है उनसे मिल लीजिए। हालांकि नियम तो 60 दिन और 90 दिन का है, फिर भी पर्टिकुलर मामला देखा जाता है कि मामला किसका है, कौन से ऑफेंस में हुआ है। कुछ में 60-90 दिन की प्रक्रिया से भी बाहर जाकर किया जा सकता है पेश। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लें, उसके बाद आप ये तय करें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ कमेंट और ले या फिर आज का वीडियो यहीं ब्रेक करें। एक कमेंट है मेरे पास मनोज कुमार जी का। ये मेरे एक वीडियोस पे कमेंट आया है मनोज कुमार जी का, मुकेश जी प्लीज़ एक आप कंफर्म कर लीजिए, अगर बीए में 39% हैं और मैं एमए में 60% है, 60% हैं, तो भी स्टूडेंट एलएलबी कर सकता है। पर आपने वीडियो में मना किया है हुआ है, आपने वीडियो में मना किया हुआ है कि आपके बताए आधार पर बीए में 39% वाला स्टूडेंट लाइफ में कभी भी एलएलबी नहीं कर सकता। एलएलबी एडमिशन के लिए लास्ट क्वालिफिकेशन देखी जाती है स्टूडेंट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग। देखिए मनोज कुमार जी, आपने लास्ट उसकी बात की कि लास्ट आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी उसके स्टूडेंट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में क्या अंक हैं वो देखे जाएंगे, ना कि आपके एमए, एमएससी, एमकॉम इनमें क्या नंबर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके ग्रेजुएशन में कितने अंक है इन्हीं की प्राथमिकता होती है। इसके अलावा मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा कुछ। तो मनोज कुमार जी अगर आपके नॉलेज में ऐसी बात नहीं है तो आप देख लीजिए। और अगर आपके नॉलेज में इसके विपरीत अगर कोई बात जानकारी आती भी है तो मुझे भी निश्चित तौर पर आप बताइए, ताकि मैं भी अपने आप को अपडेट कर सकूं। कोई इशू नहीं है, ज्ञान कहाँ से भी हासिल होता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं अपने आप को छोटा समझूं, बड़ा समझूं। आप मुझे बताइए, निश्चित तौर पर मैं अपने आप को अपडेट कर लूँगा, कोई मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए ज़रूर। तो उम्मीद करता हूँ मनोज कुमार जी आप भी इसमें समझे होंगे। एक कमेंट है, इन ए केस अगर 161 एंड 164 का स्टेटमेंट डिफरेंट हो तो क्या होगा। देखिए 161 के स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि वो पुलिस के समक्ष होता है, और 164 का जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट के समक्ष होता है। तो जाहिर है इनमें डिफरेंस आ सकता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 164 के स्टेटमेंट से ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये अपराध हुआ है तो फिर ऐसी दशा में एक्यूज्ड के लिए मुसीबत भरा है। बाकी कंप्लेनेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। कंप्लेनेंट को तब नुकसान होता है जिस विषय में उसने एफआईआर दर्ज कराई है, वो उस विषय की कोई बात ही सामने नहीं आती है। लेकिन 164 में सारी चीज़ें सामने आ जाती है।
और कंप्लेनेंट के फेवर में सारी चीज़ें चल रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लव स्टोरी साउथ मूवीज़ का है सर, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आपको मेरे डिस्क्रिप्ट आप उसमें जाओगे वीडियोस लिस्ट में तो वीडियो मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लख सिंह जी का कमेंट है, धन्यवाद वकील साहब, आपका बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, आपने कमेंट किया। एक हार्ट बीट्स का एक कमेंट था, उसे मैं रीड कर लेता हूँ एक बार। हेलो सर, लो सीईटी को 45 मार्क हैं और ओपन कैटेगरी है तो एडमिशन मिल जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई सर। ये तो तय मेरिट के आधार पर होती है, मैं और आप तय नहीं कर सकते कि किस कॉलेज में और कितने नंबर पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, ये तय नहीं किया जा सकता। एक एसपी सैनी जी का कमेंट है, सर सस्पेंड हो गए हो और डेथ हो जाए तो अनुकंपा नियुक्ति मिल मिल जाएगी। देखिए, सस्पेंड की प्रक्रिया में अगर डेथ होती है तो वो तो ड्यूटी के दौरान होना चाहिए। अनुकंपा की नियुक्ति मिलती है जब आप ड्यूटी के दौरान देहांत हो जाता है किसी का, तो उसके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। कंपनसेंट ग्राउंड की बात की जा रही है, तो ऐसी दशा में मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। लॉज में भी मैंने कहीं नहीं पढ़ा है इसकी पर्टिकुलर, मैंने गाइडलाइंस पढ़ी है अनुकंपा नियुक्ति की, तो मुझे ये चीज़ें कहीं भी देखने को नहीं मिली हैं। अनु कुमारी जी का एक कमेंट है, सर मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, तो उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। रंजीत यादव जी का मैंने कमेंट में पूरी पहले से मैंने इस पे वीडियो बना दिया है। अगर कोई और भी बढ़िया कमेंट लगता है तो मुझे बिल्कुल बता देना चाहिए आपको, ताकि आप लोग भी। एक कमेंट है प्रहलाद राम पीआर का, मेरी खुद की खातेदारी ज़मीन 2 हिस्सों में है, 20 में काका के हिस्से को दी हुई संयुक्त है, रास्ता नहीं दे रहे हैं, क्या करें बताइए सर। एक ही का शेरा नंबर है तो फिर आपको एसडीएम कोर्ट के समक्ष जाना चाहिए और रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर देना चाहिए। एक ही का शेरा नंबर नहीं है तो भी आपको पेश कर देना चाहिए, और अगर आपके पास ज़रूरी क्या चीज़ है इसके लिए पहले से कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना चाहिए, और वहाँ से आप रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। अगर अगर पहले से कोई रास्ता है, आप उपयोग उपभोग कर रहे हो, तो ऐसी दशा के अंदर आप तहसीलदार के समक्ष जा सकते हैं, और तहसीलदार जी से अगर कोई रास्ता रोका जाता है तो उसके संबंध में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बाकी आगे कमेंट थोड़े से रीड कर लेते हैं आज। इन्ना गेम्बर मैन का एक कमेंट है, सर ड्राइवर ट्रक और समन के साथ, समन एक साथ मिसिंग। ड्राइवर का जो ट्रक ड्राइवर है वो भी, और समन एक साथ मिसिंग होने का 7 साल हो गए, अभी तक क्लेम नहीं मिला, प्लीज़ गिव मी ए सजेस्ट। ड्राइवर ट्रक ड्राइवर था कोई, और समन में कुछ समझ नहीं पाया इसमें, अगर आप दोबारा से कमेंट करें तो मैं उचित रूप से इसमें बता सकता हूँ। शायद एक्सीडेंट किया होगा किसी व्यक्ति ने, वो ट्रक ड्राइवर था, वो मिसिंग चल रहा है, तो मिसिंग है तो फिर कमेंट आपको किससे वो मुआवजा किससे दिलाया जाएगा, क्लेम किससे आपको होगा, इंश्योरेंस कंपनी आ गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें भी साबित करनी होगी। अब जिसने एक्सीडेंट किया है वो व्यक्ति नहीं है, तो फिर आपको मेरे ख्याल से मदद मिलने की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी अलग होगी। एक खेत में जाने के लिए रास्ता चाहिए, उसी के संबंध में एक यूपी में भी ये कानून लागू है, एक नहीं है, 251 की जो प्रोविज़न है राजस्थान टेनेंसी एक्ट में, उनके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए वहाँ के लॉज में है कानून, ऐसा प्रोविज़न है, मैंने रीड किया है। आप उस जो आपका उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम है उसे एक बार रीड कर ले, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और बाद में जो बचे कमेंट हैं उनके ऊपर और कभी चर्चा करते हैं, अभी के लिए बाय बाय।